हेलो एंड वेलकम बैक। 17 दिसंबर 2022 दिन था शनिवार का। झारखंड के साहिबाबाद जिले में पुलिस वालों को एक मनोज दास नाम का व्यक्ति फोन करता है और फोन करके वो बताता है कि उसके सामने एक कुत्ता एक अजीब टाइप के मांस को खा रहा है, लेकिन इस मांस को देख के लग रहा है कि ये इंसानी मांस है। जैसे ही पुलिस वालों को ये खबर मिलती है तो पूरे थाने में हड़कंप सा मच जाता है और पुलिस की एक टीम तुरंत वहां से निकलकर उस जगह के लिए निकल लेती है। जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं तो उस जगह का नाम था झारखंड का साहिबाबाद जिला और उसी जिले में लगने वाला एक थाना बोरियो, उसी के अंतर्गत आने वाली जगह की ये घटना है। पुलिस वाले जाकर देखते हैं तो खबर बिल्कुल पक्की थी, एक कुत्ते के मुंह में इंसानी उंगलियां थी। अब पुलिस वाले आजू बाजू में अपनी नजर दौड़ाते हैं तो नजर आता है कि वहां से 300 मीटर दूर एक आंगनबाड़ी केंद्र है और उस केंद्र में पुलिस वाले जैसे ही एंट्री मारते हैं तो सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके सामने एक बोरी थी। पूरी बोरी बाहर से मांस से लथपथ थी। पहली नजर में ही देखकर लग रहा था कि इसके अंदर मांस ठूस ठूस के भरा हुआ है। पुलिस वाले चेक करते हैं तो पुलिस वालों का शक बिल्कुल 100% परफेक्ट निकलता है। उस बोरी में पूरी तरह से ठूस ठूस कर इंसानी मांस ही भरा हुआ था। अब ये मांस किसका था? कौन था ऐसा शख्स जिसके मांस को, जिसके शव के मांस को कुत्तों तक ने नोच डाला? मैं नीरज शर्मा इस पूरे सच्चे केस को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूं झारखंड में। झारखंड का जिला साहिबाबाद और उसी में लगने वाला एक थाना बोरियो। उसी बोरियो थाने के अंतर्गत आने वाली एक जगह पे रूबिका पहाड़न नाम की एक लड़की रहा करती थी। रूबिका पहाड़न बोरियो थाने के ही गोंडा पहाड़ की रहने वाली थी और आज का जो ये केस है ये पूरी तरह से रूबिका पहाड़न के इधर उधर ही घूमता है। रूबिका पहाड़न एक आदिवासी परिवार से बिलोंग किया करती थी। बात करें उसके बचपन के बारे में तो उसके माँ बाप का जो काम था वो कोई ज़्यादा खास काम नहीं था। वो एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल परिवार से बिलोंग किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे रूबिका पहाड़न बड़ी होती है तो वो एक आज़ाद विचारों वाली लड़की बन जाती है। लोगों से बातचीत करना उसे बेहद पसंद था, उसे पढ़ाई करना पसंद था और उसने अपनी पढ़ाई भी करी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के तुरंत बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी, लेकिन यहाँ पर रूबिका की किस्मत खराब ही थी, क्योंकि बहुत जल्दी उसके पति की डेथ हो जाती है। उसके पति की डेथ के बाद रूबिका पूरी तरह से अकेली और परेशान रहने लग जाती है। वो परेशान थी, लेकिन उसी दौरान वो छोटे मोटे काम के लिए इधर उधर जाया करती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात एक दिलशाद अंसारी नाम के लड़के से होती है। बात करें अगर दिलशाद के बारे में तो वो असल में कबाड़ी का काम किया करता था, लेकिन वो अपनी लुक का, अपने रहने सहने का इस अंदाज में ध्यान रखता था कि पहली नज़र में उसे देखकर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि वो असल में एक कबाड़ी का काम करता है। इन दोनों में मुलाकात होती है। दोनों की मुलाकात बहुत जल्दी दोस्ती में बदल जाती है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जैसे ही इनके इस प्यार के बारे में रूबिका के घर वालों को पता चलता है तो रूबिका के घर वाले इस बात का पूरी तरह से अपोज करते हैं। यहाँ तक कि वो रूबिका को डांटते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम दिलशाद अंसारी से दूर रहो। लेकिन रूबिका, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रूबिका एक अंदाज में बहुत ज़्यादा खुले विचारों वाली लड़की थी, तो वो अपने माता पिता की एक भी बात को नहीं सुनती और वो दिलशाद अंसारी के साथ रहने चली जाती है। वो लोग पूरे 2 साल तक एक लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब रूबिका ने दिलशाद अंसारी से कहीं ना कहीं कहना शुरू कर दिया कि अब हम दोनों को शादी करनी है और एक तारीख ऐसी भी आती है कि ये दोनों एक दूसरे से मंदिर में जाकर लव मैरिज कर लेते हैं, यानी एक तरह से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब रूबिका और दिलशाद अंसारी एक दूसरे के साथ एक ही घर में आराम से रह रहे थे, लेकिन एक दिन रूबिका को कुछ ऐसा पता चलता है कि उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। असल में उसे पता चलता है कि दिलशाद अंसारी पहले से ही शादीशुदा है।
जैसे ही रूबिका को इस बात का पता चलता है, अब वो दिलशाद अंसारी से झगड़ा करती है, उसके सामने बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अब ये झगड़ा आए दिन होने लगता है। अब उन दोनों में कभी ना कभी इसी बात को लेकर रोज रोज झगड़ा हो जाया करता था। इस झगड़े की भनक अब दिलशाद अंसारी के घर वालों को भी पड़ गई थी। यहां दिलशाद अंसारी के जो घर वाले थे उसकी मां थी और दिलशाद का एक मामा था जिसका नाम था मोइनुल अंसारी। मोइनुल अंसारी जो दिलशाद का मामा था, दिलशाद के घर में उसका बहुत ज्यादा आना जाना था। अब वो सभी लोग दिलशाद को समझाते हैं कि तुम्हें रूबिका के साथ में नहीं रहना। इन सारी बातों से कहीं ना कहीं रूबिका पहाड़न अभी तक अनजान थी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि दिलशाद के घर वाले उसे पसंद नहीं करते। एक दिन ऐसा भी आता है जब दिलशाद अंसारी रूबिका से बोलता है कि उसके घर वाले उसे पसंद नहीं करते और अब उसे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर रूबिका पूरी तरह से टूट जाती है और वो कहती है कि मैंने तुमसे शादी करी है और अब मैं तुम्हें छोड़कर किसी भी सूरत में कहीं भी नहीं जाऊंगी। उधर दिलशाद अंसारी की जो माँ है वो पूरी तरह से रूबिका से नफरत करती थी। उसका मामा भी रूबिका को पसंद नहीं करता था और अब जैसे ही दिलशाद अंसारी की वाइफ को इस बारे में पता चल गया था कि रूबिका नाम की कोई लड़की दिलशाद के साथ रहती है और दिलशाद ने उससे शादी भी करी हुई है, अब उसकी वाइफ भी घर में झगड़ा करना शुरू कर देती है। अब इन सारी चीज़ों से दिलशाद को लगता है कि वो चारों तरफ से फंस चुका है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए उसके मामा के उसकी माँ के दिमाग में एक प्लान आता है और वो प्लान था रूबिका अंसारी को अपने रास्ते से हटाने का। अब इसी बात को दिमाग में लाते हुए वो रूबिका को अपने मामा के घर बुलाता है और उसे मामा के घर बुलाने के बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर डालता है। और रूबिका की हत्या करने से पहले उसका मामा, दिलशाद का मामा और दिलशाद उसके साथ बलात्कार भी करते हैं, लेकिन इस बात की पूरी तरह से जो पुष्टि है वो इस केस में अभी तक भी नहीं हुई थी। उसके बाद वो लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट से लोहा काटने का एक औजार लेकर आते हैं, यानी आयरन कटर मशीन लेकर आते हैं और उसके एक एक शरीर के पार्ट को काटना शुरू कर देते हैं। उसके शरीर के पार्ट्स को काटते काटते वो उसके शरीर के कम से कम पूरे 50 टुकड़े कर डालते हैं। उसे 50 टुकड़ों में काटने के बाद वो एक बोरी लेकर आते हैं और उसके कटे हुए शरीर के टुकड़ों को उस बोरी में भरकर यहीं पर एक खंडर में ले जाकर डाल देते हैं और उसके शरीर के कुछ पार्ट्स को इधर उधर जाकर फेंक भी डालते हैं और फेंकने के बाद पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन 17 दिसंबर 2022 को जब पुलिस वालों ने कुत्ते के मुंह में कुछ पास देखे तो वो सीधा उस जगह पर जाते हैं जहां पर बोरी पड़ी हुई थी, उस खंडर में यानी आंगनबाड़ी केंद्र में जहां पर बोरी पड़ी हुई थी। वहां से वो लाश को देखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि अब इस केस को कैसे सुलझाया जाए। तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि अब से कुछ दिन पहले दिलशाद अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लापता होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस वाले सीधे दिलशाद अंसारी से बातचीत करते हैं। शुरुआत में दिलशाद अंसारी से मिलकर पुलिस वालों को उसके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसकी पत्नी को किसी ने मार डाला और उसके कई सारे टुकड़े कर डाले। लेकिन जब पुलिस वाले दिलशाद से बातचीत करते हैं तो उसकी बातचीत करने के तरीके से पुलिस वालों को पूरी तरह से उस पर शक हो जाता है और जब पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं तो पूरी तरह से दिलशाद टूट जाता है और फिर एक एक करके अपनी पोल पट्टी खोलकर रख देता है। उसके बताए अनुसार पुलिस वाले जब उसके मामा के घर जाकर देखते हैं तो सच में ही उसके घर में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और खून से लथपथ कुछ कपड़े भी वहां पर पड़े हुए थे। अब पुलिस वालों ने दिलशाद अंसारी, उसकी मां और उसके मामा को अरेस्ट तो कर लिया है, उनको जेल भी हो गई होगी। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहेंगे रूबिका के बारे में, दिलशाद के बारे में, उसके मामा के बारे में? क्या रूबिका को दिलशाद के साथ रहना चाहिए था? क्या दिलशाद को उसको सच में ही मारना चाहिए था? क्या कोई और दूसरा हल नहीं निकल सकता था?
रूबिका के घर वाले चाहते हैं कि दिलशाद के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो जैसा उनकी बेटी के साथ हुआ है। अब जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं इस केस के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह की क्राइम स्टोरीज पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।